रियल एस्टेट भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार अपसाइकिल और एक्शन है। बैंक्स फाइनेंशियल्स की तेजी तो है ही। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल पर एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। टेक्निकल पैनल पर हमारे साथ श्रीकांत चौहान है, लक्ष्य है और फंडामेंटल एनालिसिस लेकर हमारे साथ आशीष बसु मलिक जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। अब मेरे साथ एक फंडामेंटल एनालिस्ट आशीष जी भी हैं, उनसे जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए। आशीष जी, चर्निंग तो हो रही है, अब बैंक ना हर बढ़त के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब आपको नए नए सेक्टर्स दिखेंगे, कई बार एफएमसीजी आता है, कई बार ऑटोज आने लग गए वापस, कई बार एनर्जी आने लगता है वापस। तो किस सेक्टर्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अगर आप उस सेक्टर के बारे में बता पाएं तो। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी, फिर आपकी बात आएगी हम तक। हाँ सॉरी। तो पहली बात तो ये है कि मेरा नाम अभिषेक है और इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स जो आप बात कर रहे थे, बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा करेगा। एक दो दिन में या एक दो हफ्ते में ऊपर नीचा जो होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा और क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर में काफी तेजी आएगी। ठीक है, तो चलिए, ये राय इस वक्त एक फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है और ये आपको मिलता हुआ अभिषेक बसु मलिक से। लेकिन मैं एक बार अभिषेक से बात करना चाहूंगी। अभिषेक, आई एम सॉरी, हमने आपका नाम गलत लिया। अभिषेक, राइट? या नो प्रॉब्लम। अभिषेक, रिलायंस पर अभी श्रीकांत भी एक टेक्निकल कॉल दे रहे थे, एक बार आप फंडामेंटल नजरिया भी देखें, क्योंकि अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू चेंज हो रहा है। अभी तक व्यू रिलायंस पर ही आ रहा था कि उनके लिए ये साल कैपेक्स हैवी रह सकता है और अगले साल से आप बेटर यूटिलाइजेशन देखेंगे। लेकिन अब एक व्यू ये आ रहा है कि शायद जो कैपेक्स इनका जो था 5G को लेकर मेजरली जो था वो पीक आउट हो रहा है। बाकी आर्म्स तो अच्छा कर ही रहे हैं हम, कि चाहे रिटेल हो, और ये एक बड़ा कंसर्न था। और सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से भी फेयर वैल्यू जो है वो 2800 तक की लगती है। पोजिशनल व्यू रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपका क्या व्यू है? रिलायंस पे आपके टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, रिलायंस में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू बनाना मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है बिजनेस में। लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन है, 3 साल 5 साल का, और एक लार्ज कैप मेगा कैप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो रिलायंस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। बिकॉज रिलायंस में एक तो ये है कि जो न्यू एज बिजनेसेस है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, ये सारे बिजनेसेस अच्छे हैं और दे विल स्टार्ट फायरिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कभी ना कभी इनमें डीमर्जर होने का एक बहुत बड़ा चांस है और वो एक बहुत एक्सटेंसिव वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है। सो 3 अलग अलग डिविजन्स होंगे रिलायंस के, जैसे अभी जैसे मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि ये तीनों अलग अलग बिजनेस लाइंस हैं। तो वो उस हिसाब से अगर कभी डीमर्जर हुआ इन द फ्यूचर तो वो वैल्यू अनलॉकिंग कुड बी वेरी वेरी सीरियस। तो अगर कोई अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो रिलायंस में इन्वेस्टेड रहना वुड बी समथिंग क्वाइट बेनिफिशियल। ठीक है अभिषेक जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रिलायंस इसलिए ना खरीदा जाए कि वो रिलायंस है, वो ऑयल एंड गैस के लिए है। खैर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी, एक चीज मैं आपसे पता करना चाहता है, मॉनसून की मार्केट के हिसाब से कितनी रेलिवेंस रहेगी अभी, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई से निफ्टी से तो मात्र 2% दूर हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो मार्केट तो शायद डिस्काउंट करके बैठा है कि ठीक है मॉनसून आ भी जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया तो कितना फर्क पड़ेगा। सर आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, कोई ट्रिगर होगा ये मॉनसून या फिर ये आएगा और निकल जाएगा? पर्सनली मेरे हिसाब से ये आएगा और निकल जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं है। ऐसे अगर आप लास्ट 20 सालों का मॉनसून और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का एक आंकड़ा देखें तो आप देखेंगे कि कोरिलेशन बहुत कम है। ऐसा नहीं होता है कि एक साल मॉनसून खराब आया तो हमारा इकोनॉमी एकदम धंस जाएगा। लास्ट 2-3 साल से मॉनसून बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा इकोनॉमी बहुत उछल गया है। सो वो कोरिलेशन उतना होता नहीं है। इम्पैक्ट जरूर होता है, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड कमोडिटीज हैं उस पे। फूड इन्फ्लेशन
और ऑयल इन्फ्लेशन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश में ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए। और उसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हम जो लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कम हो जाएगा या थोड़ा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहेगा, वो शायद नहीं होगा। इन्फ्लेशन हो सकता है इसी रेंज में घूमता रहे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे कुछ दिखता नहीं है। ओके, तो चलिए ये राय आपको मिल रही है इस वक्त। और केमिकल प्लेस पर तो अभिषेक आपसे एक फंडामेंटल नजरिया भी जानना चाहेंगे, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स की अगर बात करें, कई सारी केमिकल नेम्स जैसे कि नवीन फ्लोरीन, गैलेक्सी, सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स और सुदर्शन केमिकल्स अच्छे खासे नतीजे पेश भी किए। इनफैक्ट मेजॉरिटी कंपनियों ने या तो अच्छे नंबर्स पोस्ट किया तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। कुछ चुनिंदा कंपनियों के कमजोर नतीजों को अगर साइड में रखे तो कैसे देख रहे हैं केमिकल सेक्टर को फंडामेंटली आप? देखिए, केमिकल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग साइड में काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए, और वन ऑफ द की रॉ मटेरियल क्रूड होता है या क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके लिए। तो प्राइसेस क्रूड के चेंज होते रहते हैं और ये काफी इम्पैक्ट करता है इनका रिजल्ट्स। सो क्रूड पे हमको ध्यान देना है। अभी जो रिसेंटली ओपेक का जो चेंजेस हो रहा है, उनका जो स्टांस है, अगर क्रूड का प्राइस बढ़ा तो इनमें से थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। स्टॉक्स काफी कंसोलिडेट कर चुके हैं मोस्ट केमिकल कंपनीज के लास्ट 6-7 महीने से या एक साल से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो चले नहीं है, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। लेकिन डिमांड काफी स्ट्रांग है। सो केमिकल सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कंपनीज में आइदर थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो थोड़ा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स अभिषेक, लक्ष्य और श्रीकांत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्लोजिंग कॉल्स में अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला 18 स्वदेश पर लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।